टीकाकरण। तो मित्रों, टीकाकरण आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी? हम तो ऐसी बकरी पाल लेंगे, इसका भी कोई कारण है। आप ध्यान रखिए कि टीकाकरण जब होता है उस बीमारी के लिए होता है जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं होता, कोई उपचार नहीं होता। टीकाकरण वैक्सीनेशन क्यों होता है? जिस बीमारी का कोई इलाज संभव नहीं है, उसके लिए हम स्वस्थ एनिमल को बिल्कुल कोई बीमारी न हो, जब हम टीकाकरण करते हैं, जिससे हमारे फ्लॉकों में कभी कोई बीमारी आए ही नहीं। उसकी पर्टिकुलर एजेज हैं, पर्टिकुलर बीमारी है, किस किस बीमारी को हम लगाते हैं। आप देखते हो बहुत सारी सावधानी बरतने की चीज़ें हैं। बिलो 3 मंथ कोई टीकाकरण नहीं होता है, ये विशेष ध्यान रखने की बात है। टीकाकरण एबव 3 मंथ ऑफ एज और हेल्दी एनिमल, मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ। 3 मंथ एंड एबव, 3 महीने से जितने भी ऊपर हैं आपके जानवर, उनके सबके टीकाकरण होगा। मैं एक शेड्यूल भी बताऊंगा विधिवत, और विशेष तौर पर ध्यान रखें, हमारे यहाँ चार्ट आपको मिले होंगे या नहीं मिल जाएंगे, आपने बहुत सारा फोटो कर लिए होंगे। हमारे यहाँ हेल्थ कैलेंडर लगा हुए हैं, वो आपके लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है, वो हमारे हिसाब से डेवलप्ड है, क्योंकि हमारे यहाँ ऑलरेडी फार्म एस्टेलिक्स है। तो हमने जो मंथ उसमें कोड कर रखे हैं वो आपके लिए नहीं है। अगर मान लीजिए कि मैंने वहाँ उसमें लिख रहा है जनवरी के महीने में कोई टीका लगाना है, वैक्सीन लगानी है, और आपकी फार्म हुई अप्रैल में स्टार्ट, तो आप 8 महीने इंतजार करेंगे जनवरी का? भाई जनवरी में लिखा था CIR हम ट्रेनिंग करके आए थे, जब तक आपकी सारी बकरी साफ हो जाएंगी। आपका शेड्यूल कब स्टार्ट होता है? जब आप जिस महीने में फार्म स्टार्ट करते हैं वहीं से आपका शेड्यूल स्टार्ट होता है। एक प्रिवेंटिव रजिस्टर आप तैयार करेंगे बाकायदा, और उस प्रिवेंटिव रजिस्टर में लिखेंगे कौन सी वैक्सीन, कितनी डोज, किस डेट में लगा रहे हैं, अगली ड्यू डेट क्या है। आज की क्लास के बाद मैं 8 बजे पीछे से शुरू करता हूँ ट्रीटमेंट, वहाँ कभी भी जानकारी ले सकते हैं, मतलब गहराई की बात है, ठीक है ना। कैसे हम मेंटेन करेंगे, मैं आज ही रजिस्टर लेके बैठ जाऊँ तो 4 घंटे चाहिए, तो ये क्लास ख़त्म नहीं होगी। बिलो 3 मंथ, टीकाकरण से पहले चलते हैं। बिलो 3 मंथ उसमें भी बीमारी आती है, लेकिन टीकाकरण कोई नहीं होता है, और टीकाकरण आज तक कोई बना ही नहीं है, टीका बना ही नहीं है छोटे बिलो 3 मंथ के लिए। फिर आप पूछेंगे जैसा फिर उनमें कोई बीमारी आ गई, तो आपका सवाल सही है, कैसे बचाएंगे हम? तो उसमें बीमारी यूँ नहीं आएगी। हमारे साइंटिफिक शेड्यूल के हिसाब से बिलो 3 मंथ के बच्चों को माँ के साथ अटैच रहता है, वो सुबह शाम दूध पीता है, और उस दूध के सहारे उसे माँ से इम्यूनिटी, क्योंकि उसकी माँ ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है, उसे वहाँ से इम्यूनिटी मिलती रहती है 3 महीने। आफ्टर 3 मंथ जैसी वीनिंग एज होती है, हम उसके सारा दूध छूट जाता है, माँ से अलग हो जाता है, फिर सारे टीकों की आवश्यकता होती है। तो जब तक ऐसी बीमारियों से नहीं मरेगा जो घातक हैं, छोटी मोटी बीमारी नहीं, उनमें भी अगर आपकी सेलेक्टिव कंट्रोल ब्रीडिंग नहीं है, आप जेनेटिक्स की अगर कोई क्लास हुई तो मुझे पता नहीं, कंट्रोल ब्रीडिंग रखेंगे तो निश्चित तौर पर उनमें कोई भी 0.1% बीमारी आने के चांस नहीं रहता है। कंट्रोल ब्रीडिंग का मतलब मैं बता रहा हूँ, छोटा सा जेनेटिक्स क्लास है, मैं नहीं लूँगा, थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ, बहुत उपयोगी है। कंट्रोल ब्रीडिंग का मतलब ये है कि हम सुरक्षित किस महीने में हम ब्रीडिंग कराएं, जो नेक्स्ट 5 मंथ, इसका गेस्टेशन पीरियड 5 मंथ होता है। ये मत सीख जाना कि छोटी बकरी 5 महीने में, बड़ी बकरी 8 महीने में, जितना इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। शीप एंड गोट का सेम गेस्टेशन पीरियड होता है, 5 मंथ एवरेज है, 146 147 डेज या 144, लेकिन कोई 4-6 दिन ऊपर हो जाते हैं, कोई 4-6 दिन नीचे हो जाते हैं, इसलिए 5 महीने का गेस्टेशन पीरियड है। उसके हिसाब से हम आप बहुत सारे क्षेत्र देखते हैं, हमारा ये रीजन है, इसमें 48 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है, और एक से भी नीचे रह जाता है कभी कभी, तो उसके हिसाब से हमें ब्रीडिंग सिस्टम मेंटेन करना है। अब ज़्यादा सर्दी में हम बच्चे लेंगे तो मरेंगे, और ज़्यादा गर्मी में बच्चे लेंगे तो मरेंगे, तो हम ऐसा एक, और उसमें क्या होता है कि वायरस का एक अटैक करने का सूटेबल टेम्परेचर होता है। ऐसी डिग्री में 37 डिग्री के आसपास जब टेम्परेचर होता है, हम बच्चे लेते हैं तो वो अपना पूरा असर दिखाता है और बच्चों को मार देगा। तो हम बच्चे कब लेने हैं? बिलो 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो, 25 से 35 के बीच में अगर आप बच्चे लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका कोई भी बच्चा नहीं मरेगा। उसमें आपको मंथ चूज करने का, ऐसा कौन सा सूटेबल मंथ होता है जिसमें ब्रीडिंग कराएं, और नेक्स्ट ब्रीडिंग हम बच्चे जो क्रॉप आनी है वहाँ लेनी है।
यहाँ के हिसाब से मैं बता दे रहा हूँ, जो हमारे यहाँ लेते हैं ज़्यादातर, अगर कोई हिल एरियाज का नहीं है, प्लेन के हैं, तो वो ध्यान रखें। अगर हम सितंबर और अक्टूबर के 1 महीने के बीच में ब्रीडिंग कराएंगे तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच में बच्चे पैदा होंगे, आपका एक भी बच्चा नहीं मरेगा। और वो क्यों मरते हैं? अगर ज़्यादा गर्मी में बच्चे पैदा कराते हैं तो इकोलाई नाम का एक बैक्टीरिया सक्रिय हो जाता है बच्चों, हमारे बच्चों में भी होता है, हमारे बच्चों में भी होता है, छोटों में दस्त, डायरिया और डिहाइड्रेशन। वो 2-3 दिन अगर बीमार रहेगा तो बच्चा मर जाएगा। ऐसी स्टेज में आपके पास ऐसा साधन नहीं होता कि हम जल्दी इसे हम ड्रिप चढ़ाएं या बहुत सारा ट्रीटमेंट दें, आप नहीं कर पाते। बच्चों को जो वेन में ड्रिप दी जाती है हर एक के बस की बात नहीं होती है, तो बच्चा अंततः मर ही जाएगा। तो हम ऐसे हम बच्चों को नुकसान ही क्यों करें? तो हम सिलेक्टिव कंट्रोल ब्रीडिंग करें। अगर हम सितंबर से और अक्टूबर के बीच में 15 सितंबर चूज कर लें, 15 अक्टूबर के बीच 1 महीने के बीच में हम ब्रीडिंग कराएंगे तो 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच आपकी क्रॉप आ जाएगी। और नेक्स्ट अब एक साल एक ही बार बच्चे पैदा लेने से तो आपका फायदा नहीं है। रेस्ट बकरी जब आपकी बचती हैं तो 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच हम ब्रीडिंग कराएं। हीट में जितनी भी आई हैं, अगर उसके बाद आती हैं तो रोक दो, मत कराइए, अलग कर दो। तो वो 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच में बच्चे आ जाएंगे। आपने कहा कि सर ये पीरियड क्यों बताया? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि 15 अक्टूबर के बच्चे तक जो पैदा होंगे वो सर्दी आने तक समर्थ हो जाते हैं, 1 से 1.5 महीने का बच्चा हो जाता है और वो सर्दी से नहीं मरेंगे। ऐसे ही 15 मार्च तक के जो बच्चे पैदा होंगे, अप्रैल और मई में भयंकर गर्मी होती है, तो जब भी 1 से 1.5 महीने के हो जाएंगे और वो गर्मी से इकोलाई नाम की बीमारी से नहीं मरेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं मरेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। और मृत्यु दर बच्चों को ही रोकना है, मोर्टेलिटी बच्चों की ही रोकनी है, तो हमारी अच्छी फसल होगी, अच्छी क्रॉप होगी, अच्छी पैदावार होगी, अच्छी पैदावार होगी तो अच्छा अर्निंग होगी। सीधी सी बात है। अगर हमने अर्ली स्टेज पर ही अगली स्टेज पर ही बच्चों को मार दिया तो आपको मिलेगा क्या? तो इसको बाद में नोट करा दीजिएगा एक बार। आप नोट कर लेना। वो जो माँ ऊपर जो हराम की खा रहे हैं ना बैठ के बढ़िया बढ़िया, उनको टोट टाइल उनका काम है बताने का, जो कोई फार्म पर नहीं मिलेंगे आपको ढूंढने पर, उन्हें पूछना ये 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के बीच और 15 अप्रैल से लेके 15 मई के बीच, ठीक है ना? इसको मैं वो जो बता रहा हूँ आपको, जो हम यहाँ करते हैं, वो जो आपको बताते हैं, वो यहाँ पढ़ते हैं। हम जो बता रहे हैं आपको, जो बताने जाएंगे, जो हम अपने एनिमल्स में करते हैं, उससे ये फार्म चल रही हैं, वो आपको बताएं, वो आप जाने। उसकी क्वेरी हमसे मत पूछना कि उन्होंने वहाँ पढ़ाया था, उसे आप अपने पास रखें। हम वही बताएंगे आपको जो हम यहाँ करते हैं और कर रहे हैं। पिछले 32 साल से हम अपनी बात बताएं, 32 साल से जो करते आ रहे हैं वो हमको अपनी क्लास में बताना है, जिससे ये फार्म चल रही हैं, जिससे सब डायरेक्टर से लेके और 4th क्लास के आदमी तक दाम पा रहे हैं। ये बकरियां नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो साथियों, टीकाकरण की बात कर रहा था मैं, हम वापस आ जाते हैं। छोटी मोटी मैंने आपको बात बताई। टीकाकरण उन बीमारी के लिए होता है जिनका कोई उपचार नहीं होता। तो अब बकरियों में कौन कौन सी बीमारी है और सावधानी क्या क्या बरतनी है हमें? सबसे पहले ये देखना है कि कोई भी टीका लगाने से पहले जो वैक्सीन हम परचेज करके लाए हैं उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस पर मेंटेन करना है टेम्परेचर। आइस बॉक्स आपके पास होगा, चाहे आप कहीं से लेके आ रहे हैं तो सप्लाई करने वाला आपको फ्रिज में से दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो ठंडी थी कि नहीं थी, बेचने वाला आपसे आइस बॉक्स मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, कि ऐसी उठा के दे दी तो उससे वैक्सीन नहीं लेनी है। अगर वास्तव में ईमानदार कोई सप्लायर होगा तो आपसे सबसे पहले आइस बॉक्स की बात करेगा कि ये आपका ठंडे का कोई साधन लाए हैं, तो निश्चित तौर पर उससे आप मेडिसिन खरीदें। वैक्सीन का कोई भी वैक्सीन बकरियों में भेड़ों में जो लगती है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री से 8 डिग्री, नोट करते रहें, खाली मेरा मुँह न देखें, आप हम बहुत बहुत सुंदर हैं, आपस में देखते रहना। 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन करके ही हमें वैक्सीन लगानी है, ठीक है ना? उसके बाद आती है कि कौन कौन सी बीमारियों के लिए हमें वैक्सीन लगानी है। तो मैं थोड़ा थोड़ा लक्षणों के साथ आपको बताऊंगा। सबसे घातक बीमारी है बकरियों में PPR होती है, अंग्रेजी में पेस्ट रूमिनेंट, छोटे पशुओं की बीमारी।
छोटे रूमिनेंट मतलब जुगाली करने वाले, ठीक है ना, जिसे हम शुद्ध हिंदी में बात करें, हिंदी सारे हिंदी भाषी हैं। हाँ, तो बकरियों की प्लेग क्या है? अगर ये आपकी फ्लॉक में बीमारी आ जाती है तो 95% तक आपकी बकरियां मर सकती हैं, उसका कोई उपचार नहीं है। समझने की कोशिश करना, कोई उपचार नहीं है। तो हम करना क्या है, एक 5 से 10 रुपए के बीच की एक वैक्सीन आती है, जो सबसे टॉप क्वालिटी की वैक्सीन हमारे देश में NDDB की एक यूनिट है, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, हैदराबाद में पूरे देश के लिए बनाई, हमारे ही डिपार्टमेंटों ने उन वैक्सीन को, IRI हमारा एक बड़ा इंस्टीट्यूट है बरेली में, उन्होंने बना के लाइसेंस दिया हुआ है, वो बनाती है सबसे बढ़िया वैक्सीन, ठीक है ना। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षण आप जानते ही हैं, NDDB की एक यूनिट है हैदराबाद कोटागोड़ा में। तो अब हमें ये देखना है कि जो वैक्सीन बना रहा है उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। मैं उसलिए बता रहा हूँ को परेशानी क्या आ रही है आजकल देश में, बहुत आदमी पूछते रहते हैं साहब हमारे यहाँ नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्या करें, हम कहाँ से लें साहब। तो आप फार्मिंग स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले वैक्सीन जितनी भी हैं, बचाव के साधन हैं, वो आपको इकट्ठे करके रखने हैं। बकरी खरीदनी नहीं है जब तक। करते क्या है, बकरी खरीद लाए या वैक्सीन नहीं है, फिर वो 15 दिन बाद मरने लगती हैं तो फ़ोन कर सा हमें वैक्सीन नहीं मिल रही, हम वहाँ हुआ है वो आए, ऐसा कदापि न करें। पैसे से फार्म खुलती है, पैसा आज के दिन में कहीं सड़क पर नहीं पड़ा है, जो किसी पर छुपा हुआ हो वो भी निकल गया 16 में अब किसी के पास तो आप सावधानी से उपयोग करें। पहली बीमारी के मैं लक्षण बताने जा रहा हूँ, जो बकरियों की प्लेग है। साथियों, 3 महीने से ऊपर के जानवरों में बकरियों की प्लेग अगर आ गई है, आपने सावधानी नहीं बरती, बचाव के साधन नहीं अपनाए थे, वैक्सीन नहीं लगाए, तो उसके मैं लक्षण बताए दे रहा हूँ आपको कि नाक मुंह में से पानी आ रहा होगा बहुत तेज, टेम्परेचर 1 से 5 से 6 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है ना, और शूटिंग डायरिया, ब्लैक स्मेली दस्त हो सकते हैं उसके साथ में। खाना पीना बंद होगा अगर हम उसके माउथ रीजन देखेंगे, ऊपर उठा के मुंह को, एक बकरी पकड़ लो, कौन सा बकरी पाल रहे थे आप, ये जाओ चौधरी साहब बकरी पकड़ लो बीमारों से जाके तरीके से, नहीं भी बड़ा वाला नहीं, छोटा ही मारेगा तुमको, डटेगा नहीं, छोटा पकड़ लेना, कोई बंद करिए गेट को प्लीज। तो जो मैं बता रहा हूँ लक्षण, कि जब हम खा पी नहीं रही है, वो इतने बताए मैंने कि सीवियर निमोनिया होगा, नाक मुंह से डिस्चार्ज आ रहा होगा, शूटिंग स्मेली डायरिया होगा। उसके भी उपरांत जब हम मुंह खोलेंगे तो माउथ रीजन, दोनों होठों के ऊपर नीचे, जो जबड़े के ऊपर नीचे बहुत रेड रीजन्स होंगे, छाले, तो निश्चित तौर पर आप मान लीजिए कि वो बकरियों की प्लेग हो सकती है। उसका कोई उपचार नहीं है, ये वो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है जो आपके भाग्य में होंगी। एंटीबायोटिक हैं, कुछ दस्त रोधी दवा है, उन्हें अगर आप देंगे तो आपकी बकरियां कुछ बच जाएंगी, अदरवाइज वो सबको ऊपर जाना है। तो हम ऐसी लापरवाही करें क्यों? पूरी साल में 50 से 100 रुपये के बीच के आपके प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट, जिसे हम बचाव के साधन कह रहे हैं, केवल 50 से 100 रुपये आप खर्च कर देंगे एक जानवर पर, तो आपकी बकरियों को किसी भी तरह की कोई घातक बीमारी नहीं आएगी। ये मेरा दावा है। ये क्या करना है, एक जानवर पर जो भी 3 महीने से बड़ा है 50 से 100 रुपये खर्च करने एक साल में, वो आपकी बकरियों में कोई बीमारी नहीं आएगी। इतना नहीं करेंगे तो आपको लाखों का नुकसान हो सकता है। तो कोई भारी रकम तो नहीं बता दी आपको, 10-20 हज़ार जानवर पर 50 से 100 रुपये के बीच में आपको खर्च करना है, वो आपके जानवर से। तो कितनी खतरनाक बीमारी के लिए 5 से 10 रुपये खर्च करने हैं। मैंने टेम्परेचर आपको बताया, एज बता दिए, 3 महीने से ऊपर के जो भी जानवर हैं उसको आप सबकट रूट होता है, 1 ml सबकट, मैं सारे रूट प्रैक्टिकली बताऊंगा, पहले आप नोट करते रहें। 1 ml सबकट, लगाते वक्त मत कहना कितने लगा रहे हैं, मैं जब बताऊं आप नोट कर लें।
1 ml सबकट के पॉइंट बताऊंगा मैं कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। निश्चित तौर पर ये ना समझिए वैक्सीन टू वैक्सीन, एक ध्यान रखिए इंटरवल 7 से 10 दिन के बीच में इंटरवल होना चाहिए अगर कोई दूसरी वैक्सीन हमें लगानी है तो अब उनके साथ 7 से 10 एक ही दिन क्यों नहीं, उसका कारण है कि किसी भी वैक्सीन का 7 दिन से पहले इम्यूनिटी डेवलप बॉडी में नहीं होती है, एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं। तो अगर उसमें हमने एक बकरी और एक वैक्सीन और डाल दी तो प्रॉपर एंटीबॉडीज नहीं, तो पहला अपना बॉडी पे काम कर रही थी तो दूसरी डाल दी, अब वो पहली के लिए काम करेगा दूसरी पर तीसरी डाल दी, तो ऐसा कदापि नहीं करना, थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। तो सबसे पहले घातक बीमारी कौन सी बताया मैंने, पीपीआर। और पीपीआर के लिए एक टीका बताया आपको 5 से 10 रुपए के बीच में उसकी कॉस्ट है। डॉक्टर की कीमत समय तो बता रहा हूँ मैं 10 रुपए, अगर जिस डॉक्टर पर लगा रहे हैं लगवा रहे हैं या आप खुद लगा रहे हैं तो आपके 5 रुपए बच सकते हैं। उसकी इम्यूनिटी 3 साल की है। अब 5 रुपए आपने खर्च किए और बकरी बची 3 साल तक। और हमने एक डेट नोट कर ली कि हमने साहब 2 फरवरी को वैक्सीन लगाई 20 में, तो 2 फरवरी 23 में जाके वो ड्यू होगी। तो कितना रकम खर्च होगी साल बाज आपकी, 2 रुपए मैक्सिमम, और बकरी आपकी कई लाख की आए समझ में कुछ। तो इतनी सावधानी बरतनी है, केवल 5 से 10 रुपए खर्च करने हैं और 3 साल के लिए आपकी एक इम्यूनिटी हो गई बकरी में, सेफ है, कुछ बीमारी नहीं आएगी अगर प्रॉपर वैक्सीन आपको मिल गई है या प्रॉपर ढंग से हमने लगाई है, प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करके लगाई है और प्रॉपर इंटरवल रखा है वैक्सीन का 7 से 10 दिन मैंने बताए हैं। तो निश्चित तौर पर आप मेंटेन करिए, इसमें कोई आपका भारी वजन नहीं पड़ेगा मेंटेन करने में। तो 7 से 10 दिन के बाद हम दूसरी वैक्सीन कोई लगा सकते हैं। जैसे दूसरी खतरनाक बीमारी है एंट्रोटॉक्सीमिया, हिंदी में कहते हैं इसे अंतड़ियों का जहर, या और शुद्ध हिंदी में आ जाते हैं जैसे बिहार से या पूर्वी उत्तर प्रदेश से होते हैं वो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हैं आंत्र विषाक्तता। तो जहर का नाम आ रहा है, विष का भी नाम आ रहा है, तो ये विष कहीं से खाती नहीं है। ये बीमारी जो सबसे हेल्दी और सबसे शाइनिंग सबसे सुंदर बकरियां होती है उन्हीं पर अटैक पहले करती है। जैसे अच्छा खाना पीना खा लिया अच्छा, तो बैक्टीरिया अंदर ऑलरेडी बॉडी में है, और जैसे ही ज़्यादा पेट भरा होता है अच्छा खाए पिए उस पर फिर वो अपना जहर बनाना शुरू कर देता है पेट में। ऐसी जो चीज़ होती है और जहर बनने से आप जानते हो क्या होता है, ये चिल्लाएगी, फड़फड़ाएगी, इसके पेट में दर्द होगा, कांपेगी और मर जाएगी आधे घंटे में। जैसे लक्षण आपने भी देखे, किसी ने जहर खाया आप में से खाया, वो हाथ उठाओ। कोई सुसाइड वाला बंदा? हाँ उधर है, इधर खाया है सर। कैसे लगता है हैं? कड़वा लगता है, गुड़ के साथ खा लेता है। अरे यार अगर हम पॉइजन खाएंगे तो एक ही स्थिति होती है, हमारा टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, आंखें बाहर निकलती जाएंगी, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ निकल रही होगी तो वो ये करेगा मुझे बचा लो कैसे भी, अब की बात नहीं करूँगा, अब के बचा लो, फिर ये मैं नहीं करूँगा, ये बोल नहीं सकती, आपसे कह नहीं सकती। ये भी खतरनाक बीमारी है। निश्चित तौर पर एक 2 रुपए की कीमत की, 2 रुपए की कीमत की इसकी एक वैक्सीन लगनी है, वो भी सबकट होगी, टेम्परेचर सेम जो वही होगा जो मैंने बताया आपको, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस, और एज ग्रुप भी वही 3 मंथ एंड एवर। लेकिन इसकी एक अलग खासियत है, यहाँ आ जाओ चौधरी साहब, यहाँ आओ, बकरी पालोगे आखिर, मालिक बनोगे। तो ये फर्स्ट टाइम अगर कोई वैक्सीन हम इंजेक्ट कर रहे हैं ईटी की, तो इसकी 10 से 15 दिन के बीच बूस्टर डोज भी लगाई जाएगी, जब भी प्रॉपर इम्यूनिटी डेवलप होती है। इस वैक्सीन की खासियत है, एक बार में नहीं होता कुछ भी, आधी इम्यूनिटी डेवलप होगी तो आफ्टर 10 to 15 डेज हम दूसरी डोज इंजेक्ट करेंगे। इसकी डोज है 2 ml सबकट, 2 ml सबकट। तो फिर जैसे ही हम 10 से 15 दिन के बीच में लगाते हैं तो इसकी 21 दिन के बीच में इम्यूनिटी पूरी कंट्रोल मतलब डेवलप हो जाएगी। दूसरी एक और खासियत है कि ये वैक्सीन 3 साल के लिए इम्यूनिटी डेवलप नहीं करती। ये वैक्सीन एंट्रोटॉक्सिन में जिस बीमारी है उसी का नाम से वैक्सीन, ये नोट कर लो, ईटी।
अगर पीपीआर की वैक्सीन है तो पीपीआर वैक्सीन, अगर कोई चेचक की नाम वैक्सीन है तो चेचक की वैक्सीन पॉक्स। इस तरह से उसी के नाम से ये वैक्सीन मिलती है जानवरों की, ठीक है ना। हाँ नजर कराइएगा, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो उसी के नाम से आती है। तो ये साल में 2 बार लगेगी आपको एक बूस्टर डोज फर्स्ट टाइम। अगर आप फर्स्ट टाइम एनिमल्स में लगा रहे हैं, अगर एनिमल में दूसरी 6 महीने बाद लगानी तो बूस्टर डोज देने की आवश्यकता नहीं होती। बूस्टर डोज हमें उन्हें देनी है जो फर्स्ट टाइम वैक्सीनेटेड हो रही हैं, आपके फ्लॉक में ऐड हो रही हैं। विशेष ध्यान रखें, आपने 100 बकरियों का फार्म बना रखा है, तुम सुन रहे हो, आपको सुनाई पड़ रहा है? यहाँ आ जाओ सामने तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो नए एनिमल्स आपको ऐड करने हैं तो आप ध्यान रखिए कि वो सीधे लाके उस एनिमल्स में जो आपके वैक्सीनेटेड हैं उसमें मिलाना नहीं है कतई। उनको 1 महीने से 2 महीने के बीच में क्वारंटाइन अलग आइसोलेट रखना होगा। और सारे वैक्सीन के जो भी शेड्यूल्स हैं जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएंगे आप फ्लॉक में नहीं मिला सकते। और वो कम से कम जहाँ हवा का बैंड फ्लो होता है, अगर मान लो पश्चिम से पूर्व की ओर हमारी हवा बहती है मोस्टली, तो आप पूरब में उसका वो बनाएंगे क्वारंटाइन बैंड, जिससे इधर हवा बहे तो जानवरों पर कोई, हमारे जो सही जानवर हैं उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगर आपको नए एनिमल ऐड करें करिए शौक से, लेकिन नए जानवर जब खरीद के ला रहे हैं तो उन्हें क्वारंटाइन पर रखना पड़ेगा। और जितने भी वैक्सीन के शेड्यूल हम बता रहे हैं वो उन्हें मेंटेन करने होंगे। जब शेड्यूल पूरा हो जाए तो हम जानवरों को, सही जानवरों में वैक्सीनेटेड जानवरों उन्हें मिला सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। ऐसा नहीं करेंगे आप लाते रहे मिलाते रहे लाते, आप क्या रिकॉर्ड रखेंगे? अब कौन सा मिल गया तो ढूंढते फिर हम किसको वैक्सीन लगानी है। तो हमें जब तक उनका पूरा वैक्सीनेशन का और जो भी प्रिवेंटिव शेड्यूल्स हैं वो मेंटेन ना हो जाए, जब तक हम उन्हें अलग रखेंगे और ऐसी दिशा में रखेंगे जिससे हवा का प्रभाव वाइंड फ्लो किस साइड में जाता है उसी साइड में रखेंगे। विपरीत दिशा में नहीं रखेंगे, जिससे हमने यहाँ इधर साइड रख दिए और उनमें कोई इन्फेक्शन है तो वो हमारे फार्म की तरफ ही आएगा। बैक्टीरिया और वायरस बहुत तेज़ी से वहाँ फैलते हैं। पर्टिकुलर सरफेस उनका ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 1-8 किलोमीटर ऊपर होते हों, ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 मीटर ऊपर तक, और ज़मीन से लेकर सरफेस से लेकर ऊपर तक रहता है इनका। आपने सुना होगा भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी 1984 में, कौन से दिसंबर 14 को 16 पता नहीं मुझे, ऐसे ही 9 दिसंबर, कोई दिसंबर ही था, 14 दिसंबर को। जो लोग, क्वालिटी की बात बता रहा हूँ, जो लोग ज़्यादा नशा करते थे उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो बच गए। और जो सो रहे थे वो बच गए। जो इससे नीचे सरफेस से उस गैस का प्रभाव नीचे नहीं गया जमीन तक, जो उस समय जग गए थे और या टहल रहे थे वो सब उस गैस की त्रासदी में लपेट में आ गए, वो मर गए। बचे कौन? महान लोग। हाँ, तो आप महानों में मान लिया हमने, आप महान लोगों में थे इसलिए बच गए। हाँ तो बता दिया ना, महानों में से हैं, इनका स्वागत करेंगे लास्ट में। जो नशा कर रहे थे वो क्यों नहीं मरे? वो गैस वो नहीं, ऑलरेडी उनके अंदर इतना वो था, सारी गैस और जहर भरा हुआ था, तो क्या छिपकली करेगी, क्या सांप करेगा उसको? आप ट्राई करो तो करके देखें, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं फर्क है, जो ठेके वालों से जब बात होती है, हम किसी से कुछ मंगाने की कोशिश करते हैं, मैंने कहा भाई ब्लैक डॉग दोगे सर, आपके यहाँ ट्रेनिंग हो रही, ले गए। आपकी ट्रेनिंग वाले, हर ट्रेनिंग में ही होता है, आपके ट्रेनिंग वाले ले गए साहब। हमें तो वो भी नहीं नसीब होता। क्यों? अब सब VIP लोग आते हैं। जो हमारा नारा था ना, एक गॉड इज पूरा उनका बकते थे, आज से 30 साल पहले बकते थे, गॉड इज पूरा उनका, बट दिस टाइम इज गॉड रिच मैन का। कोई गरीब नहीं है इनमें, ट्रेनिंग वालों में एक भी। अगर हम आपकी सर्वे करेंगे, डेटा लेंगे, तो कोई गरीब नहीं निकलेगा। सही है। गरीबों को आवश्यकता थी, वो कुछ नहीं करता है। निकम्मा है हमारे देश का गरीब, वो भगवान के भरोसे रहता है। मैं गिरिराज जी गोवर्धन की परिक्रमा लगा के आऊंगा शायद, तो आपके मेरे घर में